आप सबका स्वागत है मॉडर्न 90 मिनट्स के यूरो 2020 वीकली एनालिसिस में। आशा करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आए। तो दोस्तों, दस्तूर वही, समा वही, और सबसे खुश नसीबी की बात है कि इंसान भी हमारे साथ वही है। मेरे साथ फिर मेरे अजीज दोस्त और मोर देन 90 मिनट्स के फाउंडर राजन। बहुत बहुत स्वागत फिर से आपका। बड़ा अजीब सा लगता है आपको इंट्रोड्यूस करना, बड़ा अजीब सा लगता है आपको इंट्रोड्यूस करना, लेकिन करना पड़ता है। ये थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज हमारे बीच में होनी चाहिए। बिल्कुल। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। और आपको और जितने भी लोग अगर हमें सुनेंगे 10, 5, 15, 20 या 50 सभी को स्वागत है। ये नहीं है, हम लोगों को वैसे ज्यादा लोग देखने लग गए। मैंने कल ही देखा, आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि 300 फॉलोअर्स हो चुके हैं फेसबुक पर, कुछ 140 से ऊपर इंस्टाग्राम पे, और 70 से ऊपर हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर हो गए। जो हम मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है ये शुरुआत के लिए बहुत बढ़िया शुरुआत है। और ये जो हमारा मिशन है कि फुटबॉल को हिंदी में हर घर में पहुंचाया जाए, जो लोग देखना चाहते हैं लेकिन अंग्रेजी भाषा या किसी और भाषा के होने की वजह से देख नहीं पाते, वो भी इसको देख पाए। तो मेरे को लगता है ये बहुत अच्छा तरीके से चल रहा है, और ऐसे ही कोशिश करेंगे कि आप तक फुटबॉल पहुंचाते रहें। और बहुत बहुत शुक्रिया राजन आपका, आपने इसमें हमारे साथ रहते हैं, हमें गाइड करते हैं। तो राजन, पिछली बार जब हम लोगों की बात होनी शुरू हुई थी, उसमें आपने कहा था कि एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये टूर्नामेंट को 2.5 या 3 मार्क्स से ज्यादा आप नहीं देंगे। लेकिन कल के जो 2 मैच हुए हैं, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जो नॉकआउट स्टेजेस के पहले 2 मैच थे, उसके बाद क्या वो रैंकिंग ऊपर गई है या अभी भी वही वो मजा नहीं आया अभी तक? नहीं, बिल्कुल रैंकिंग तो ऊपर गई है। जो ग्रुप स्टेजेस के जो लास्ट राउंड मैचेस हुए वो भी बहुत एंटरटेनिंग, नेल बाइटिंग थे। और कल के भी मैचेस दोनों बहुत बढ़िया थे। कल डेनमार्क ने वेल्स को 4-0 से हराया। नहीं, रौंदा एकदम बोल सकते हैं आप। वो 4 का 6 या 8 भी होता तो कोई कंप्लेन नहीं करता। और बिल्कुल नेक्स्ट गेम में ऑस्ट्रिया ने इटली को बहुत बड़ा स्केयर दे ही दिया था ना। बिल्कुल, इटली एक टाइम पे पैनिक कर चुकी थी। मार्को अर्नाटोविच ने गोल मार दिया था, ऑफसाइड दे दिया गया, बट ठीक है, इनमें इटली इज ऑब्वियसली द स्ट्रॉन्गर टीम, तो प्रिवेल कर गई। बट जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे कि इटली लग रही है स्ट्रॉन्ग, बट हल्के ग्रुप से निकल कर आई है, तो जब टफ कंपटीशन मिलेगा तो स्ट्रगल कर सकती है, और ऑस्ट्रिया ने वो और ये पिछली बार आपने बताया भी था कि ये दो टीम्स जो भी हल्के ग्रुप से निकल कर आए, जो इजी ग्रुप रहा है, और इटली का कंपैरेटिवली, क्योंकि आपने इटली की बात शुरू करी है, तो ग्रुप ए के आखिरी फेज में आ जाते हैं, जहां पे इटली ने फिर से मैच खेला वेल्स के खिलाफ, और वहां 1-0 ही जीत पाई। लेकिन वहां पर भी फुल डोमिनेशन दिखा इटली का। आप किएजा को देखिए, पेसिना को देखिए, जो उनके 2 स्ट्राइकर्स हैं, उन्होंने कल भी बहुत जबरदस्त दोनों ने गोल मारे। इटली की जो स्ट्रेंथ रही है वो उनके स्ट्राइकर्स रहे हैं। डिफेंसिव वाइब, उनको पता है कि जैसे ही वो एक गोल मार देंगे, आप डिफेंस जल्दी से तोड़ नहीं पाएंगे इटली का। और ये अभी से नहीं, जब से इटली शुरू हुई है इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, तब से ये उनके सूरत हाल रही है। तो ग्रुप ए के जो 2 क्वालिफिकेशंस हुए, 3 बल्कि, वो रहे इटली, वेल्स और स्विट्जरलैंड। आप डिजर्विंग थे ऑफ कोर्स, क्योंकि टर्की बहुत लूज थी इन टर्म्स ऑफ देयर अटैक, देयर डिफेंस। लेकिन इटली कैसे इस ग्रुप में इतनी स्टैंड आउट कर गई आपके हिसाब से? बिल्कुल, जैसे लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, एक वेल ड्रिल्ड टीम है इटली की। और रोबर्टो मांचिनी ने एक पैटर्न बनाया हुआ है, सेट है, और सबको पता है क्या करना है, कैसे नहीं, क्या नहीं करना है। तो टीम बहुत सेट है इटली की, है ना। सबको, स्क्वाड के मेंबर्स को अपने रोल्स पता है, तो उस मामले में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसलिए इटली को जब वीकर अपोनेंट्स मिले, वो उन्होंने बिल्कुल स्ट्रीम रोल कर दिया अपने अपोनेंट्स को, है ना। लास्ट गेम भी जो वेल्स के अगेंस्ट था, वो ऑलरेडी क्वालिफाइड थे, तो थोड़े बहुत चेंजेस भी करे मांचिनी ने, और बहुत ज्यादा, क्या कहोगे, अपनी एनर्जी बचा के रख रहे थे ताकि कोई इंजरीज वगैरह ना हो, कॉशंस या रेड कार्ड्स ना मिले। बहुत ही इजीली 1-0 से वेल्स को हरा कर क्वालिफाई करी थी। लेकिन टर्की सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रही इस ग्रुप में। वेल्स तो फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम भी 2 राउंड ऑफ मैचेस के बाद वेल्स लगभग क्वालिफाई कर गया था, क्योंकि गोल डिफरेंस ज्यादा था स्विट्जरलैंड से। और स्विट्जरलैंड और टर्की में जो जीतता वो जीतता, उसने क्वालिफाई करना ही था। क्योंकि हमने जैसे लास्ट टाइम अराउंड बताया था, जो प्रोसेस है क्वालिफिकेशन का, जिसमें 6 में से 4 थर्ड प्लेस टीम्स भी आगे जाएंगी, उसमें जनरली हमने जैसे डिस्कस किया था, 4 पॉइंट्स अगर आपको मिलते हैं तो आप 99% मान लीजिए पहुंच ही गए, थ्रू है। बिल्कुल।
और 3 पॉइंट्स जब आपको मिलते हैं तो चांस आपके तब भी चांस रहते हैं, और बिल्कुल फिर मैटर आ जाता है गोल डिफरेंसेस पर। डिफरेंस पे होगा या तो स्विट्जरलैंड ने टर्की को 3-1 हराया। गोल डिफरेंस उनका जितना मेरे को ध्यान है बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन -1 का गोल, माइनस वन डिफरेंस है स्विट्जरलैंड। बट गोल डिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ा स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड के 4 पॉइंट्स थे, तो स्विट्जरलैंड अगर गोल डिफरेंस कम भी होती बस तो भी क्वालिफाई कर जाती, सिर्फ पॉइंट्स के बेस पर ही। लेकिन किसी लेवल पे राजन क्या आप स्विट्जरलैंड से भी हल्का सा डिसअपॉइंटेड है? क्योंकि मैंने जब ये ग्रुप देखा था, ग्रुप ए जब शुरू हुआ टूर्नामेंट, मुझे लगता था स्विट्जरलैंड काफी ऊपर होगा, मतलब थर्ड आया, लेकिन मुझे लगता था एक्चुअली सेकंड हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता था, लेकिन इटली खैर बहुत ही अच्छी थी ग्रुप स्टेज में। सही कह रहे हो, इस ग्रुप में अगर किसी ने सरप्राइज करा तो वो वेल्स। एक्चुअली वेल्स को लोग एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि नॉकआउट राउंड्स पहुंचेगी, क्योंकि स्विट्जरलैंड बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग टीम थी। और शायद कल वो प्रूव भी करा वेल्स ने कि नॉकआउट राउंड पहुंच गई तो क्या हुआ उनके साथ, हम उस बारे में बात करेंगे, क्योंकि कल ओवर डिपेंडेंस दिखा एरन रामजे और गैरेथ बेल के ऊपर, और डेनमार्क ने पूरी तरीके से वेल्स के डिफेंस को एक्सपोज कर दिया। हम उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले चलता है ग्रुप बी की तरफ, जहां पे दो टीम बेल्जियम और सुपर सरप्राइजिंग मैं कहूंगा डेनमार्क। और वो सरप्राइज एलिमेंट मैं इसलिए डालूंगा क्योंकि जिस तरीके से उनकी कॉन्टेस्ट की शुरुआत हुई थी, पहले ही मैच में उनके कैप्टन हार्ट अटैक होने की वजह से ग्राउंड से बाहर हो गए। हम लोगों ने वो पूरा समा देखा, काफी काफी शोल्डर्स डाउन थे डेनमार्क के, लेकिन कल की परफॉर्मेंस और इस टूर्नामेंट की पूरी परफॉर्मेंस जो डेनमार्क की रही है वो काबिले तारीफ है। 4-0 कल उन्होंने वेल्स को हराया, और ऐसे नहीं कि कोई फ्लूक लग गया, पूरे मैच में डोमिनेट करा उन्होंने। इन दो टीमों के बारे में राजन आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कहां तक अब ये दोनों टीम्स जा सकते हैं? डेनमार्क तो खैर अगले राउंड में पहुंच चुकी है जो क्वार्टर फाइनल्स होगा, बेल्जियम का मैच होने वाला है। बेल्जियम के बारे में आपकी क्या सोच है और क्या होगा? देखो बेल्जियम तो यार, बेल्जियम इज दी नंबर 1 रैंक वर्ल्ड टीम है ना, फीफा के रैंकिंग्स बिल्कुल के अकॉर्डिंग बेल्जियम नंबर 1 है। और बेल्जियम को अगर आप प्लेइंग 11 को 1 by 1 कंपेयर करोगे तो वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड है। आप फ्रांस और इंग्लैंड जैसे स्क्वाड से कंपेयर कर सकते हो इजीली। इंग्लैंड से तो बेटर ही है, फ्रांस के टक्कर की है। और उनके जो फ्रंट 3 अटैकिंग प्लेयर्स है, ईडन हजार्ड, रोमेलो लुकाकू और केविन डे ब्रुयने, वो वर्ल्ड क्लास है। उनसे बढ़िया शायद ही कोई मिलेगा। एक ही अकेलेस बिल्कुल हील है बेल्जियम की, वो है उनका डिफेंस। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस करा था, उनका डिफेंस उनके लिए प्रॉब्लम बनेगा आगे जाके टूर्नामेंट्स में। कब बनेगा वो देखना होगा। और बिल्कुल अपना ग्रुप तो बहुत इजीली उन्होंने नेविगेट करा, बड़े ही आराम से तीनों गेम्स जीते। आखिरी गेम में, या आखिरी नहीं, सेकंड गेम में डेनमार्क ने थोड़ा स्केयर दिया था उनको। 1-0 जी डेनमार्क लीड कर रही थी, जी और एंड में डे ब्रुयने एज सब्स्टिट्यूट आए और अपना कमाल दिखाया ही डे ब्रुयने ने। बिल्कुल दोनों टीम्स की अगर आप बात करो तो गोइंग ऑन द नेक्स्ट राउंड अच्छा मोमेंटम मिला है डेनमार्क को भी और बेल्जियम को भी। बेल्जियम के बिल्कुल लिए एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव था अपना जो थर्ड राउंड ऑफ गेम खेला इन्होंने। ईडन बिल्कुल हजार्ड ने पूरे 90 मिनट लास्ट करा, और बिल्कुल बिल्कुल नवंबर 2019 के बाद ये पहला गेम था जब ईडन हजार्ड 90 मिनट खेला था। बिल्कुल बिल्कुल तो रियल मैड्रिड ये में भी उनको खेलने को मिला नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड थे बीच में जी ईडन जी हजार्ड। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है बिल्कुल। बेल्जियम के लिए। और आपके आपके पीछे योगा मैट देख के फिटनेस ही याद आ रही है मुझे। और जैसे अभी आपने ईडन हजार्ड की फिटनेस के बारे में बात करी, बिल्कुल उसी ग्रुप की जो दूसरी टीम क्वालिफाई करी है डेनमार्क, कल के मैच में 90 मिनट तक एक भी चेंज नहीं हुआ। उनका आखिरी सब्स्टिट्यूशन भी इसलिए हुआ क्योंकि जो उनके स्ट्राइक प्लेयर आगे खेल रहे थे उनका वो उनकी शायद मांसपेशियों में कुछ खिंचाव आया और इसलिए सब्स्टिट्यूट करना पड़ा, वरना 90 मिनट एक ही टीम खेली इटली के खिलाफ, वो काबिल तारीफ है। जी बेल्जियम के बारे में। हाँ, तो बेल्जियम जैसे हमने डिस्कस करा, बेल्जियम के लिए एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट रहा ईडन हजार्ड का फुल 90 मिनट्स खेलना। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि वो अब नेक्स्ट राउंड में भिड़ गए पोर्चुगल से। पोर्चुगल्स पोर्चुगल बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, तो ये जो नेक्स्ट राउंड, हाँ बिल्कुल, ये जो नेक्स्ट राउंड की चीज है ये तो हम डिस्कस करेंगे ही। बेल्जियम के बिल्कुल अलावा इस ग्रुप से जो निकली डेनमार्क, डेनमार्क ने डेनमार्क पहला गेम में थोड़ा शॉक हुआ, ऑब्वियसली सबको पता ही है क्या हुआ। ऑफ कोर्स तो उस इंसिडेंट की वजह से वो जो गेम था वो थोड़ा गड़बड़ा गया उनका। सेकेंड गेम जी उनका बेल्जियम के अगेंस्ट था, और बेल्जियम इज द बेस्ट साइड, तो उसमें उन्होंने फाइट दी। दे वर लीडिंग 1-0 एंड देन दे लॉस्ट, वो हार गए 2-1, नो प्रॉब्लम। बट उसके बाद देखिए आप, अपने नेक्स्ट 2 गेम्स जो थर्ड ग्रुप गेम था उनका रशिया के अगेंस्ट, 4-1 हराया उन्होंने रशिया को।
बिल्कुल। और उसके बाद वेल्स को राउंड ऑफ 16 में उन्होंने क्या करा वो हमने देखा, 4-0। तो मतलब अपने 2 गेम में 8 गोल मार चुकी है डेनमार्क, और डेनमार्क बिल्कुल अब अलग गेयर पे चल रही है ना। फर्स्ट गेम में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद उन्होंने अपने आप को रिकवर कर लिया है, और जो जी भी टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक चेंजेस जो भी क्रिस्टियन एरिक्सन के ना होने की वजह से उनको करने पड़े हैं, वो शायद वो कर जी चुके हैं, समझ गए हैं। बिल्कुल। और लेट्स सी, मे बी क्रिस्टियन एरिक्सन पीछे से पूरे देश और दुनिया की दुआएं मिल रही हैं डेनमार्क को, तो क्या पता बहुत आगे तो तक। तो वो जादू चल जाए शायद डेनमार्क का। बिल्कुल। और जैसे आपने बात की डेनमार्क की, डेनमार्क क्वालिफाई करी और उनके खिलाफ अब जो टीम आएगी वो होगी या तो नेदरलैंड्स या चेक गणराज्य, जो चेक रिपब्लिक जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में। और आइए उसी ग्रुप के बारे में बात करते हैं जो है ग्रुप सी। नेदरलैंड्स के लिए राजन आपके हिसाब से आसान रहा ये ग्रुप, क्योंकि 3 यहाँ से भी क्वालिफाई करके गई है टीम्स, एक आपके पास नेदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया भी क्वालिफाई करी। अनफॉर्चुनेटली कल बहुत अच्छे कॉम्पिटिशन देने के बाद वो इटली से हार के वो हो गए, उसके बारे में हम बात करेंगे, एलिमिनेट हो गए। और यूक्रेन उनकी एक और टीम है जो इस राउंड में क्वालिफाई करे, स्वीडन के खिलाफ यूक्रेन का भिड़ंत होगी अभी नॉकआउट स्टेज में। पर क्या ओवरऑल नेदरलैंड्स के लिए ग्रुप काफी आसान रहा? डेफिनेटली आसान तो रहा ही। नीदरलैंड से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थी लोगों को, क्योंकि जिस तरह का उनका फॉर्म रहा है ओवर द प्रीवियस सम टाइम, बहुत अच्छा नहीं रहा है। बिल्कुल लेकिन आसान ग्रुप था, तो ग्रुप स्टेज से आगे बढ़ना तो सब एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, हाँ? जी और वो उन्होंने करा भी। जिस तरह से करा वो शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बड़ी कन्विंसिंगली अपने सारे गेम्स नीदरलैंड्स ने जीत लिए, राइट। बिल्कुल आने वाले नेक्स्ट राउंड में नीदरलैंड्स अगर चेक रिपब्लिक से भिड़ रही है तो मेरे को लगता है नीदरलैंड्स ही फेवरेट होगी डेफिनेटली, बट चेक रिपब्लिक टफ फाइट दे सकती है, क्योंकि नॉकआउट राउंड बिल्कुल छोटी टीम्स कई बार बहुत ज्यादा मोटिवेट होकर आती है, और जैसा हमने देखा बिल्कुल। लास्ट दिन में कल ऑस्ट्रिया, दोनों हाँ, बिल्कुल ऑस्ट्रिया ने इटली को कड़ी टक्कर दी थी, तो नीदरलैंड्स के लिए आसान नहीं होगा। नीदरलैंड्स की टीम में अच्छे प्लेयर्स हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखो तो नीदरलैंड्स इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। चेक रिपब्लिक को बिल्कुल शायद आगे पार कर जाए, लेकिन चेक रिपब्लिक को पार करने के बाद उनका एक बहुत मेजर टीम से गेम भिड़ेगा। उस मेरे ख्याल से क्वार्टर फाइनल के आगे नीदरलैंड्स अगर क्वार्टर्स मुश्किल या है। सेम, हाँ बहुत मुश्किल है, सेमीज तक जाएगी अगर किस्मत अच्छी रही, तो उसके आगे तो मेरे को लगता नहीं जा पाएगी। आप मानते हैं कि डेनमार्क उनको कड़ा कंपटीशन देके बाहर कर सकती है? डेनमार्क की परफॉर्मेंसेस देख के अभी तक पिछली 2। बिल्कुल डेनमार्क हरा सकती है नीदरलैंड को, ऐसी बात नहीं। बिल्कुल। और चलता है अगले ग्रुप की तरफ राजन, जो है ग्रुप डी। और अ, मेरे लिए पर्सनली ये ग्रुप थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग ओवरऑल रहा है, क्योंकि इस ग्रुप में मेरी काफी जिन 2 टीम्स की तरफ मैं देख रहा था वो थी इंग्लैंड और क्रोएशिया, और दोनों ने ऐसी कोई कन्विंसिंग परफॉर्मेंस नहीं दी इस टूर्नामेंट में। खैर तीसरा जो टीम चेक रिपब्लिक है वो भी क्वालिफाई कर गई। मैं थोड़ा सा शॉर्ट था, मुझे लगता था शायद स्कॉटलैंड आगे निकल जाएगी, लेकिन चेक रिपब्लिक ने आखिरी में अपने गियर चेंज कर और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ चेक रिपब्लिक आगे गई है। लेकिन क्या आपके लिए भी ग्रुप हल्का सा, ग्रुप डी है, डी फॉर डिसअपॉइंटमेंट रहा है? हाँ, एज इन अगर आप बोलो कि जितने आप जिस तरह के गेम्स एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह के गेम्स नहीं मिले, है ना। बिल्कुल इंग्लैंड के फॉर एग्जांपल, इंग्लैंड के तीनों ही गेम्स बहुत ही केजी रहे। 2 बहुत। गेम्स जीती क्रोएशिया और चेक रिपब्लिक, जो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स थी, उनके अगेंस्ट जीती इंग्लैंड 1-0 बिल्कुल 1-0 सिर्फ, हाँ जी right? और स्कॉटलैंड के अगेंस्ट ड्रॉ खेला, है ना, जो स्कॉटलैंड जो कि सबसे कमजोर टीम थी। खैर जी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की लोकल डर्बी टाइप की भी होती है, तो थोड़ा प्रेशर बिल्कुल ज्यादा भी होता है। तो बिल्कुल और जो दूसरी टीम्स थी क्रोएशिया और चेक रिपब्लिक, इंग्लैंड के अगेंस्ट और आपस में दोनों के गेम्स अगेन बहुत ज्यादा फ्री फ्लोइंग नहीं थे, बट दोनों नहीं ने रहे स्कॉटलैंड बिल्कुल को कन्विंसिंगली हराया और इजीली क्वालिफाई करा। जैसा हमने देखा, चेक रिपब्लिक और चेक रिपब्लिक के 4 पॉइंट्स थे गोइंग इनटू द गेम विद बिल्कुल इंग्लैंड, तो वो पहले से उन्हें पता था हम क्वालिफाई कर चुके हैं। तो चेक जी रिपब्लिक ने लास्ट गेम में कोई बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं दिखा, बहुत फाइट मारी हो वापस आने के जी लिए, तो हल्का जी रहा। क्रोएशिया ने ऑब्वियसली अच्छा मोमेंटम पकड़ा, क्योंकि क्रोएशिया के लिए तो लास्ट गेम डू एंड डाई था, है ना। उनको जी क्रोएशिया और स्कॉटलैंड में से कोई भी अगर जीतता तो वो क्वालिफाई कर जाता। पकड़ता बिल्कुल क्रोएशिया ने क्वालिफाई करा, ऑब्वियसली क्रोएशिया में स्टार प्लेयर्स हैं, क्लास प्लेयर्स हैं कंपेयर टू, बिल्कुल बट
जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं उनके, पेरिसिच हो गए, मॉड्रिच हो गए, मिड 30s टच करने वाले हैं, तो उतनी ये भी एक स्ट्रॉन्ग बहुत बड़ा टीम प्रॉब्लम है। बिल्कुल उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कंपेयर टू 3 साल पहले जो वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे थे। तो क्रोएशिया अच्छा खेली है, नेक्स्ट स्पेन से भिड़ने वाली है नॉकआउट राउंड्स में। तो लेट्स बिल्कुल सी, आज तो आपने पोर्चुगल की जर्सी पहनी है, अगली बार जब स्पेन की बिल्कुल। जर्सी पहनोगे तो उसको और डिस्कस करेंगे। उसको और डिस्कस करेंगे बिल्कुल। और क्रोएशिया स्पेन के खिलाफ जाएगी। हम जो दूसरी टीम है इंग्लैंड, वो तो माइटी जर्मनी के खिलाफ जाएगी, जो एक बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है। जर्मन्स को हराना, बिल्कुल मेरे को नहीं लगता कि इंग्लैंड उस इतनी इक्विप्ड है कि जर्मनी को हरा पाएगी। और उसके बाद ऑफ कोर्स चेक रिपब्लिक के लिए भी मुश्किल रहेगा, नेदरलैंड्स उनके खिलाफ है खैर, लेकिन बट नेदरलैंड्स भी ऐसे बहुत कोई बहुत उम्दा शेप में नहीं है। देखते हैं कि इस ग्रुप में क्या रहेगा आगे। बिल्कुल। ग्रुप ई की तरफ चलता है, जिसमें सबसे जो मेरे को लगता है अचंभे वाली बात है राजन, वो है कि इस ग्रुप को टॉप करा है ना तो स्पेन ने और ना तो पोलैंड ने। इस ग्रुप को, जो दो फेवरेट टीम इस ग्रुप की थी, इस ग्रुप को टॉप किया है स्वीडन ने, बिल्कुल जिनके मेन खिलाड़ी ज़्लाटान इब्राहिमोविच आ भी नहीं पाए इस टूर्नामेंट में अपने इंजरीज के रहते हुए, लेकिन उसके बाद भी इस टीम ने जो करके दिखाया वो काबिल तारीफ है स्पेन जैसी और पोलैंड जैसी टीम के खिलाफ। क्या मानना है आपका स्वीडन का इस ग्रुप में? क्या, और अगला मैच भी स्वीडन का ऐसा मैं कहूंगा बहुत मुश्किल है नहीं, यूक्रेन है उनके खिलाफ तो शायद उनको हरा सकते हैं। खैर यूक्रेन भी बहुत टफ कॉम्पिटिशन है, लेकिन क्या लगता है कि क्या होगा इन दोनों टीमों का, स्पेन का भी और स्वीडन का भी, इस ग्रुप में? बिल्कुल। पोलैंड और स्पेन ने शुरू के गेम्स में अंडर परफॉर्म करा, और पोलैंड तो रिकवर कर भी नहीं पाई। स्पेन बिल्कुल फिर भी हमने इनिशियल 2 गेम्स में देखा था, अच्छा खेल रही थी। अगर बिल्कुल आप टूर्नामेंट के स्टैट्स की बात करोगे तो स्पेन का अभी भी पोजीशन परसेंट जो है टॉप पे है अक्रॉस द बिल्कुल टूर्नामेंट। 68.7 बिल्कुल परसेंट है स्पेन का पोजीशन। हम लास्ट जी। टाइम भी यही डिस्कस कर रहे थे, स्पेन चांसेस बना रही थी, ये है कि उनके फॉरवर्ड कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, और हम भी थोड़ा मोराता पे क्रिटिकल हुए थे, और फिर मोराता ने थर्ड गेम में एक पेनल्टी भी छोड़ी। लेकिन बिल्कुल स्पेन ने अपने गेयर्स बदले, 5 गोल से जीरो। बिल्कुल 5-0 से जीती, मोमेंटम पकड़ लिया है स्पेन ने। और मेरे को लगता है कि क्रोएशिया पे भारी पड़ सकती है स्पेन। अगर कोई मेरे को बोलेगा कि स्पेन और क्रोएशिया में से किसको चूज करेंगे, तो मेरे को लगता है गिवन द करंट फॉर्म और जो लास्ट गेम का रिजल्ट रहा है, तो मेरे को लगता है स्पेन क्रोएशिया को हरा सकती है। और जहां तक बिल्कुल स्वीडन की बिल्कुल बात है, बिल्कुल, क्योंकि जो बाकी टीम थी स्पेन और पोलैंड अंडर परफॉर्म कर रही थी, तो स्वीडन ने पूरा फायदा उठाया। स्वीडन का अच्छा स्क्वाड है, सॉलिड टीम है, और बहुत बढ़िया बिल्कुल। खेली है अभी तक तो और ये मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है राजन, कि जब एक टीम में बहुत सुपरस्टार्स नहीं होते, वो बिल्कुल टीम एक्चुअली टुगेदर बहुत अच्छा करती है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास कोई ऐसा बड़ा स्टार नहीं। जैसे पोर्चुगल के पास, आपके पास एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। इंग्लैंड तो इंग्लिश स्टार से भरी हुई है, जो बिल्कुल। भी प्रीमियर स्वीडन लीग के टॉप प्लेयर्स। सही कह रहा है। और स्वीडन भी लास्ट गेम में जब गई थी, तो पहले से ही 4 पॉइंट्स थे उनके पास, राइट। बिल्कुल बिल्कुल थे। पोलैंड के लिए डू और डाई था, अगर पोलैंड जीती तो पोलैंड भी 4 पॉइंट पे आती, लेकिन स्वीडन ने जी, पोलैंड को 3-2 हराया। अच्छा गेम था, बहुत अच्छा गेम था वो भी। बहुत और अच्छा गेम थ्री था। टू से स्वीडन जीती और पोलैंड हार गई एक तरह से। पोलैंड के लिए तो एक तरह से नॉकआउट राउंड ही था, जीतते तो नेक्स्ट राउंड में पहुंचते, हारते तो बाहर। तो बारह हो जाते, पोलैंड, हाँ, बिल्कुल जैसे हम बोल रहे हैं, पोलैंड ने डिसअपॉइंट करा कंपैरेटिवली, और स्वीडन अच्छा खेली। और नेक्स्ट राउंड यूक्रेन के साथ है, बहुत अच्छा चांस है स्वीडन के पास। मेरे को लगता है स्वीडन यूक्रेन को हरा देगी, और बिल्कुल। क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचना चाहिए स्वीडन को, गिवन देयर रन ऑफ गेम्स और करंट फॉर्म जो है, उस पर स्वीडन को आगे बढ़ना चाहिए। और बढ़ते रहते हैं ग्रुप ऑफ डेथ की तरफ। अब जो एक्चुअली, अब अगर देखा जाए तो उसकी जो टॉप टीम है, जो फ्रांस है, टॉप टीम्स में सबसे लो स्कोर उसी का ही है। 5 पॉइंट सिर्फ लेके क्वालिफाई करी है। उसके पीछे है बिल्कुल जर्मनी जो 4 है, फिर पोर्चुगल जो तीसरी टीम क्वालिफाई करी है उसमें, जो काफी शॉकिंग है एक ग्रुप ऑफ डेथ में इतनी टॉप टीम्स होने के बाद। और स्कोर लाइन बहुत कम रही, बड़ी बड़ी विन्स हुई है। बाय द वे ग्रुप स्टेजेस की एक बहुत बड़ी विन 5-0 के अलावा 4-2 थी, तो जर्मनी पोर्चुगल के बीच में ही रही थी। लेकिन उसके बाद भी पॉइंट टेबल में काफी कम रहे। लेकिन तीनों टीम जो क्वालिफाई करी है, मेरे को बहुत बुरा लगा हंगरी के लिए, क्योंकि हंगरी ने जो कंपटीशन दिया आखिरी में जर्मनी को, 2-2 हार रही थी जर्मनी, वो तो आखिरी में गोल मार के बराबर कर दिया अपने आप को। लेकिन हंगरी ने काफी इस ग्रुप में डोमिनेट करा। अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन बिल्कुल। अब ये जो तीनों टीम है वो क्वालिफाई करी है अगले राउंड के लिए, जो हमारे पास है जर्मनी, पोर्चुगल और फ्रांस। इनका क्या लगता है आपको, नॉकआउट स्टेजेस में क्या इनकी सूरत हाल रहेंगी?
बिल्कुल। हंगरी की मैं थोड़ा सा और बात करना चाहूंगा। आपने सिर्फ लास्ट गेम बोला, बट सिर्फ लास्ट गेम ही नहीं, तीनों गेम्स में हंगरी ने बहुत एक्चुअली परफॉर्म करा। हंगरी मतलब हार तो गई, लेकिन जैसे कल का अगर आप गेम देखते तो ऑस्ट्रिया हार गई बेचारी इटली से, लेकिन दिल तो ऑस्ट्रिया नहीं जीता। तो इस ग्रुप में भी बिल्कुल। मैं बोलूंगा हंगरी ने हंगरी पहले गेम में पोर्चुगल को 84th मिनट तक 0-0 पर रोक रखा था। उसके बाद पोर्चुगल ने बिल्कुल मार दिए गोल्स, नो प्रॉब्लम। सेकेंड गेम में फ्रांस वर्ल्ड चैंपियंस को उन्होंने ड्रॉ खेला। और थर्ड गेम बिल्कुल में जर्मनी को 1-0 लीड कर रहे थे, और फिर 2-1 लीड कर रहे थे, और फिर बिल्कुल 84th और मिनट उसके में अगेन ड्रॉ हुआ। तो इस ग्रुप में सबको लग रहा था, हम सबको इंक्लूडिंग हमें भी लग रहा था कि तीनों टीम्स क्वालिफाई कर जाएंगी, जो तीन बड़ी टीम्स थी, फ्रांस, जर्मनी एंड पोर्चुगल। बट हंगरी ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्केयर दिया था जर्मनी को भी और फ्रांस को भी। बिल्कुल तो शाउट आउट टू हंगरी, बहुत अच्छा जीत, किया। उनकी जीत का हंगर दिखा अगर कहा जाए तो। तो हार के भी जीत गए, बाजीगर है हंगरी तो। बाजीगर तो वही है। बिल्कुल ये बिल्कुल मैं मानूंगा हंगरी के बारे में, क्योंकि हंगरी का जिस किस्म का परफॉर्मेंस रहा है वो काबिल तारीफ है। मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतना टफ कंपटीशन। मेरे को लगता है आप मानसिकता ही आपकी थोड़ी बदल जाती है जब आपको पता होता है कि आपके पास वर्ल्ड चैंपियन जैसी फ्रांस टीम है, हमेशा डोमिनेट करने वाली जर्मनी, और पोर्चुगल जो पिछले यूरोस बिल्कुल के हंगरी, डिफेंडिंग चैंपियन। जैसे कहते हैं ना, इफ यू हैव नथिंग टू लूज तो आप अच्छा खेलते हो। तो हंगरी हैड बिल्कुल नथिंग टू लूज, वो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, इतनी बढ़िया टीम्स थी ग्रुप में। तो हंगरी बहुत बिल्कुल जबरदस्त खेली। और ग्रुप ऑफ डेथ तो ये था ही, ग्रुप स्टेजेस नहीं, लेकिन बिल्कुल ग्रुप की जो पोजीशनिंग है वो ऐसी थी कि नेक्स्ट राउंड के लिए भी तीन में से दो टीमें तो एक एक तरह से ग्रुप ऑफ डेथ में ही चले गई है, क्योंकि पोर्चुगल का नॉकआउट अभी बिल्कुल बैठ गया बेल्जियम से, और जर्मनी का बैठ गया इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड से। ग्रुप स्टेजेस के बाद भी पहला ही नॉकआउट गेम जो है स्ट्रांग मिलने वाला है, लेकिन शायद और ये। फ्रांस के बारे में ये बोलूंगा, फ्रांस हो सकती है अच्छी टीम हो, लेकिन स्विट्जरलैंड अपने मोड में वापस आ गया। शकीरी ने पिछले गेम में दिखाया कि वो क्या कर सकते हैं, और अभी तक अपने फॉर्म में नहीं थे। तो अच्छा कंपटीशन मिलेगा फ्रांस को भी स्विट्जरलैंड के खिलाफ। लेकिन हाँ, जो आपने कहा, पोर्चुगल बनाम बेल्जियम और जर्मनी बनाम इंग्लैंड बहुत टफ होने वाला है दोनों टीम्स के लिए। और आगे नॉकआउट स्टेज में बढ़ने से पहले राजा, मैं पोर्चुगल के बारे में जरूर एक बात करना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि बहुत ज्यादा सेट पेनल्टीज और इसके ऊपर डिपेंड कर चुके हैं? क्योंकि अगर आप उनकी गोल स्कोरिंग देखिए, उनके मेजोरिटी गोल्स पेनल्टीज से आए हैं। पिछला मैच भी जो 2-2 ड्रॉ हुआ वो दोनों पेनल्टीज थी। और जो बनाना चाहिए उनको एक किस्म की गेम प्ले और स्कोर करना चाहिए, वो सिर्फ अभी तक एक ही गोल में मुझे ढंग से नजर आया, जो रोनाल्डो ने मारा था। लेकिन उसके अलावा वो नहीं दिखा पा रही पोर्चुगल जो होना चाहिए। और बेल्जियम के खिलाफ आज बहुत मुश्किल पड़ सकती है उनको। देखो सही कह रहे हो आप, लेकिन आप ये भी देखो कि उनका ग्रुप भी स्ट्रांग था, राइट? जर्मनी और बिल्कुल फ्रांस के अगेंस्ट आप खेल रहे हो, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप बहुत ज्यादा ओपन अपॉर्चुनिटीज बनाएंगे ओपन प्ले में। बिल्कुल तो क्रिटिसिज्म तो देखो है ही, बट अगर आप 2016 देखोगे तो 2016 में भी पोर्चुगल ऐसे ही खेल के जीती थी। जी। टूर्नामेंट्स में वो ऐसे ही खेली थी, ऐसा नहीं है कि वो एकदम फ्री फ्लोइंग 2-0, 3-0, 4-0 से जीतेगी। पोर्चुगल हमेशा अपने गेम्स एक एक दो दो गोल से ही जीतेगी स्ट्रॉन्ग टीम्स के अगेंस्ट, क्योंकि वो इसी तरह से खेलते हैं। जर्मनी के जी अगेंस्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होने की कोशिश कर रही थी पोर्चुगल, लेकिन 4-2 से जब हारी तो मेरे को लगता है फर्नांडो सांटोस जो उनके कोच हैं, उनको समझ आया बिल्कुल कि इतना फैंटम नहीं बनेंगे, हल्का। हाँ, इतना फैंटम नहीं बनते हैं, आराम से रहते हैं। नेक्स्ट फाइनल गेम जो डू एंड डाई गेम था उनका, अगर वो बिल्कुल हार जाते तो बाहर हो जाते वो। बिल्कुल तो उनको एटलीस्ट ड्रॉ करना तो बहुत जरूरी था। और जी अगर आप टीम प्ले देखोगे तो बहुत कॉन्फिडेंटली खेली पोर्चुगल, ये एक बहुत प्लस पॉइंट था फ्रांस के अगेंस्ट। भले ही बहुत बिल्कुल स्कोरिंग चांसेस नहीं बनाए, कुछ नहीं करा, बट कॉन्फिडेंस था टीम में। 2-1 जब हार रहे थे, उसके बाद भी टीम बहुत इजीली, बहुत कंट्रोल करके खेला गेम को। मतलब ऐसा कभी लगा नहीं कि पोर्चुगल हार के बाहर होने वाली है उस गेम में, बिल्कुल अगर आप पूरा बिल्कुल गेम देखते तो बिल्कुल पोर्चुगल के आप स्टैट्स भी अगर देखो तो 7 गोल मारे हैं पोर्चुगल ने पूरे टूर्नामेंट में। और जी। ओवरऑल उनकी अगर पासिंग एक्यूरेसी देखो, वो भी टूर्नामेंट में नंबर 4th पे है। फोर्थ पर बिल्कुल 87 पासिंग एक्यूरेसी है पोर्चुगल की। तो पोर्चुगल का जो गेम है वो बहुत कंफर्टेबल है। पोर्चुगल फॉर एग्जांपल 4-2 के हारने के बाद ब्रूनो फर्नांडिस को बाहर किया गया, विलियम कार्वालियो बिल्कुल को भी बाहर किया गया, रेनाटो सांचेज और वाओ मोटिन्हो टीम में आए। और उनके आने से
थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ है डिफेंसिवली भी, और अटैकिंग में थोड़ा कम हुआ होगा ब्रूनो फर्नांडिस के जाने से, बट ब्रूनो फर्नांडिस के पहले 2 गेम्स के अकॉर्डिंग फॉर्म अच्छा नहीं था, तो उन्होंने कोर्स करेक्शन करा है पोर्चुगल ने। और मेरे को बिल्कुल लगता है टीम बेटर है, अच्छी है, स्टेबल है, 2 बड़े गेम्स खेल चुकी है ना। जर्मनी के अगेंस्ट खेल ली, हार गई, फ्रांस के अगेंस्ट खेली, ड्रॉ करा, बहुत कंफर्टेबली। ड्रॉ। तो बड़े गेम्स का एक्सपीरियंस कर चुकी है। बेल्जियम से अगर आप कंपेयर करोगे तो पोर्चुगल के नर्व्स कम होंगे। बिल्कुल बेल्जियम अगर इस गेम में फॉर एग्जांपल 60-70 मिनट्स तक कोई गोल नहीं पड़ता है, तो बेल्जियम जल्दी पैनिक करेगी रादर देन पोर्चुगल, क्योंकि पोर्चुगल पोर्चुगल बिल्कुल अपने ग्रुप स्टेजेस में स्ट्रॉन्ग गेम से निकल कर आ रही है और बेल्जियम हल्के जी गेम से आ रही है। तो बिल्कुल अगर आप प्लेइंग 11 की बात करो तो हाँ, मे बी बेल्जियम, थोड़ा सा एडवांटेज है बेल्जियम के पास, बट बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप उनके प्लेइंग 11 देखो, दोनों टक्कर के हैं। बेल्जियम भले बिल्कुल रैंक 1 टीम है, बेल्जियम की अटैकिंग स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली ज्यादा है हजार्ड, डे ब्रुयने और लुकाकू से, बट पोर्चुगल के पास रोनाल्डो है भाई। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और हमने पहले भी बात करी बेल्जियम के डिफेंस की। अगर बेल्जियम का डिफेंस जिस हिसाब से खेल रहा है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अगेंस्ट भी वैसे ही उतरा, तो 4 वर्सेस 1 में भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही जीतेंगे उनके खिलाफ, क्योंकि बहुत ही आउट ऑफ द प्लेस बेल्जियम का डिफेंस हो चुका है। और हम लोग एक और आउट ऑफ द प्लेस डिफेंस की बात करेंगे जो होगी वेल्स की। कल के मैच में हम लोगों को वो देखा। उससे पहले ये बता देते हैं कि कौन कौन से टीम्स किसके खिलाफ नॉकआउट स्टेजेस में, अगर किसी ने भी मिस कराओ। जैसा आपने भी बताया कि बेल्जियम पोर्चुगल का मैच एक दूसरे के खिलाफ है। इटली ऑस्ट्रिया कल हो चुका है जिसमें इटली क्वालिफाई कर चुकी, 2-1 जीत के। बहुत बेहतरीन मैच ऑस्ट्रिया की, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। फ्रांस स्विट्जरलैंड अगली मैचेस हैं जो एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं। क्रोएशिया स्पेन बहुत बढ़िया मैच होने वाला है, क्योंकि दोनों टीम्स बड़े, पता नहीं कैसा खेलेंगी, लेकिन कोई भी इस मैच को जीत सकता है। एक और मैच जो मैं बहुत, जिसमें मेरी बहुत नजर है, क्योंकि ये दोनों टीम्स पता चलेंगे आगे कैसे खेलेंगे, वो है स्वीडन और यूक्रेन का। इंग्लैंड जर्मनी हमेशा वर्ल्ड टूर्नामेंट में एक दूसरे को टक्कर देती है, और इस बार फिर से एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हुई है। नेदरलैंड्स चेक रिपब्लिक, थोड़ा इजी शायद नेदरलैंड्स के लिए, लेकिन इतना भी इजी नहीं। और अगर ये इजी रहेगा तो उसका अगला तो बिल्कुल भी इजी नहीं होगा, क्योंकि डेनमार्क वहां खड़ी है। और वेल्स और डेनमार्क, जो अलग ही मैच हुआ कल। और एक और ट्रिविया दे दूं मैं इसके बारे में, कि कल जो मैच हुआ है 1992 में, उसी दिन डेनमार्क यूरो चैंपियनशिप जीती थी जर्मनी के अगेंस्ट। वो सेम दिन था 26 जून। और कैस्पर श्माइकल जो कीपर है डेनमार्क के, उनके पिता पीटर श्माइकल कैप्टन थे, वो गोलकीपर थे डेनमार्क के। और पहले इसी के बारे में बात करते हैं। 9:30 का कल ये मैच था, वेल्स वर्सेस डेनमार्क। राजन, कितने नंबर देंगे 100 में से डेनमार्क को हर एरिया में आप? 100 में से 110 पॉइंट मिलेंगे डेनमार्क को। बस डेनमार्क ने क्योंकि शुरू में जब गेम स्टार्ट हुआ पहले 10 मिनट तक ऐसा लग रहा था वेल्स की अच्छा खेलेगी, लेकिन उसके बाद घोड़े गर्म हो रहे थे डेनमार्क के। हाँ, डेनमार्क के लेकिन घोड़े गर्म हो रहे थे। उसके बाद 80 मिनट तक तो मतलब वेल्स वालों को रिक्शा लेके उनके पीछे भागना पड़ रहा था। डेनमार्क पूरे ग्राउंड पर डोमिनेट कर रही थी, डिफेंस, मिडफील्ड, अटैक, और 4 गोल मारे। मैं मेरे को लगता है 2-3 मिस करे, 6, कम से कम 5-6 गोल पड़ने चाहिए थे कल गेम में, जिस तरह से डेनमार्क। और एक जो गोल जो मिस करा, जो ब्रैथवेट और माइला उनके साथ थे, वो तो एकदम ओपन चांस था। हाँ, दो उसमें वो दो पता नहीं बंदे, क्यों। 2 बिल्कुल ब्रैथवेट और दोनों वो अलग माइला। लेफ्ट हैंड साइड पे खड़े हुए थे, कोई डिफेंस नहीं था उनके आसपास, पता नहीं कैसे मिस हुआ। और मैं वही बात करना चाह रहा हूँ डिफेंस की, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स डेनमार्क की स्ट्राइकिंग, डॉलबर्ग, मार्टिन ब्रैथवेट और महिला बहुत ही बेहतरीन थे, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कल वेल्स के लिए था, जो वेल्स को मुझे लगता है आगे कभी भी किसी और टूर्नामेंट में जाएंगे तो देखना पड़ेगा, एक तो उनका ओवर डिपेंडेंस एरन रामसे और गैरेथ बेल के ऊपर। कल वो सारी की सारी बॉलें उन्हीं को डालते हैं। और दूसरा जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो उनका डिफेंस था, जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द प्लेस दिखा। कल और उनका तब आउट ऑफ द प्लेस दिखा जब उनके पास बेन डेविस जैसे डिफेंडर्स हैं। जो बेन डेविस टॉटनहम हॉटस्पर्स के लिए खेलता है और अच्छी खासा वहां पे करता है, उसके बाद भी राजन, क्या है ये डिफेंस का प्रॉब्लम वेल्स का? अगर आपको ध्यान होगा तो इटली के अगेंस्ट उनका एक प्लेयर है अम्पाडू करके, उसको रेड कार्ड मिला था, बिल्कुल इनएलिजिबल। बिल्कुल तो उसकी वजह से वेल्स का कॉम्बिनेशन पीछे डिफेंस लाइन के गड़बड़ा गए, चेंज हो गए जी बेसिकली। जी बट सिर्फ उसी पर आप फोकस नहीं कर सकते, डेनमार्क खेली भी बहुत अच्छा, तो मेरे ख्याल से दोनों का बिल्कुल कॉम्बिनेशन था। उनका डिफेंसिव जो स्ट्रक्चर था वेल्स का वो हिल गया, क्योंकि फर्स्ट चॉइस डिफेंसिव कॉम्बिनेशन नहीं थी जो कल खेली। जी जी तो मेरे को लगता है वो तो था ही, प्लस वेल्स की जो टीम है जैसा हमने बोला वो बहुत ओवरली डिपेंड करती है बेल रामसी पर।
और एक ऑफ दिन और वो खत्म, मतलब कल भी कोई चांस नहीं बनाया कल। बिल्कुल भी नहीं, कहीं मुझे दिखा भी नहीं। गैरेथ बेल ने शुरू में, अगर शुरू के 10 मिनट जैसे आपने बात करी, कुछ शॉट लिए, लेकिन वो भी कोई ऐसे खास टारगेट के ऊपर नहीं। कल और कुछ भी ये नहीं था। दिखाता है और कि शायद दिखाता है कि बिल्कुल भी और प्लेयर्स पे शायद भरोसा नहीं है। इनको लगता है कि सिर्फ एरन राम्स है और गैरेथ बेल ही स्कोर कर सकता है, नहीं, जो वो मेरे को लगता है थोड़ा नेगेटिव थॉट प्रोसेस है। सही कह रहे हो, बट गैरेथ बेल और आरन रामसी पर डिपेंड करना बहुत जेन्युइनली है, क्योंकि वो दो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, है ना, बिल्कुल और बिल्कुल। बाकी नहीं है। तो वो करना बिल्कुल बनता भी है जब तक वो है। बिल्कुल। अगर मैं एज अ कोच या कोई भी एज अ कोच होगा वहां पर, तो वो यही करेगा। जो बेस्ट प्लेयर्स हैं आप उनके अराउंड ही खेलोगे। और रामसी और गैरेथ बेल आर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, और रादर एब्सोल्युटली। वर वर्ल्ड वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स थे। अब वो अभी नहीं है, राइट। ये वेल्स बात के सही। पास कोई ऑप्शन नहीं है इन दोनों के अलावा, राइट। और अब बिल्कुल आने वाले टूर्नामेंट्स की अगर आप बात करोगे, तो जैसे जैसे रामसी और गैरेथ बेल फेज आउट होंगे नेशनल टीम से, मेरे को लगता है ये तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाएगी वेल्स की टीम मेजर जिस टूर्नामेंट। हिसाब से चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है कल कैस्पर श्माइकल ने वार्ड को चिढ़ाया होगा, क्योंकि दोनों लेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं, एक फर्स्ट कीपर एक सेकंड नहीं, कीपर, बट तो वार्ड, जाके हाँ, बट अगर आप वार्ड का फॉर्म देखोगे इस सीजन में बहुत जबरदस्त रहा है। वार्ड बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया रहा है इस बार। लेकिन मतलब कल पक्का जबरदस्त कैस्पर फॉर्म। श्माइकल ने जाके कंधे पे हाथ रख के चिढ़ाया तो होगा कि 4 गोल खा गया तू। बिल्कुल और मेरे बिल्कुल। को लगता है कि लेस्टर के ट्रेनिंग ग्राउंड पे बहुत दिनों तक ये बात रहेगी कि जब कैस्पर श्माइकल और वार्ड सामने आए तो क्या स्कोर लाइन रही। और दूसरा मैच जो मुझे लगता है कि अभी तक का वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनमेंट मैच रहा है और क्वालिटी दिखी है, वो रहा था इटली और ऑस्ट्रिया का। और मैं बहुत ही बुरा लगा मुझे डेविड आलाबा और उस टीम के लिए, क्योंकि बहुत बुरी हालत कर दी थी इटली की एक हद तक। और बिल्कुल 90th मिनट तक कुछ नहीं कर पाई इटली, वो तो एक्स्ट्रा टाइम में 2 गोल पड़े। और उन गोल के बारे में बात करेंगे, किएजा और पेसिना दोनों बहुत बेहतरीन प्लेयर। लेकिन कैसा आपके हिसाब से, क्या ऑस्ट्रिया आखिरी में क्या उनके हाथ से निकल गया जो इटली 2 गोल मार गए? अगर आप देखो, इटली ने चिएसा को इस बार स्टार्ट नहीं कराया। ग्रुप गेम्स में चिएसा स्टार्ट कर बिल्कुल रहा था, इस गेम में चिएसा बिल्कुल। ने स्टार्ट नहीं करा। तो रॉबर्टो मांचिनी थोड़ा सा डिफेंसिव या कम अटैकिंग होकर इस गेम को अप्रोच कर रहे थे, क्योंकि नॉकआउट राउंड था और बिल्कुल इटली बहुत सालों बाद एक नॉकआउट राउंड में पहुंचा था मेजर टूर्नामेंट से। तो रोबर्टो मांचिनी थोड़ा सा लगा कि ओवर, मतलब कॉन्फिडेंट नहीं लगे होंगे अपने अटैकिंग प्ले को लेकर। और बिल्कुल। उसके अकॉर्डिंग आप देखो तो इटली ने पूरे गेम में बहुत चांसेस भी क्रिएट नहीं करे। जी जी। और मार्को अर्नौटोविच ने मेरे ख्याल से 60 समथिंग मिनट में एक गोल मारा था, जिसके बाद ऑफ साइड हो गया। ऑफ साइड हो गया था। बट ऑफ साइड होने में काफी टाइम लगा, ऑफ साइड जी डिक्लेयर होने में। तो तब तक रोबर्टो जी। मांचिनी पैनिक करके एक दो सब्स्टिट्यूट्स रेडी कर चुके थे, तो जब ऑफ साइड मिला तो फिर उन्होंने वापस बैठाया उनको। बट बिल्कुल मैंने भी देखा है। हाँ, बट रोबर्टो मांचिनी मेरे को लगता है उस गोल, वो गोल खाने के बाद रियलाइज करा कि भैया टाइड चेंज हो रही है। तो फिर उन्होंने अपने अटैकिंग प्लेयर्स लेकर आए, और जैसे कि हमने देखा चिएसा ने गेम को बदल दिया यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे को लगता है कि ये कॉन्फिडेंस रहेगा, बिकॉज किएजा और पेसिना दोनों अच्छे स्ट्राइकर्स हैं। उसके बिल्कुल अलावा वैसे ही चीरो, इंसिग्ने और ये सब इनके पास पहले से बने हुए, तो इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड लाइन बहुत सेट टीम है बिल्कुल अगर सेट, देखा जाए। बिल्कुल सेट टीम है। बट लाइक वी सेड, थोड़ा सा फ्लैटर कर रही थी, क्योंकि ग्रुप स्टेजेस बहुत बिल्कुल आसानी से दी थी। तो बिल्कुल। ग्रुप स्टेज हल्के थे, ग्रुप गेम्स हल्के थे इटली के, बहुत इजीली जी जीती। ऑस्ट्रिया ने टफ कंपटीशन दिया, तो थोड़ा सा जो कहते हैं ना, आटे दाल का भाव पता चला इटली को। जी और प्रॉब्लम इटली के साथ ये कि जो नेक्स्ट गेम होगा इनका अब, वो जी। भिड़ेगा बेल्जियम और पोर्चुगल के विनर से। और बिल्कुल बेल्जियम और पोर्चुगल में से जो भी जीतेगा, मेरे को नहीं लगता इटली उसको हरा पाएगी। मेरे को लगता है इटली जो है क्वार्टर फाइनल में बाहर होने वाली है, ऐसा मेरे को लग रहा है। अच्छा। चलिए वो भी अभी देखेंगे। लेकिन 2 मैचेस तो हो चुके हैं, उनके बारे में अब स्कोर लाइन नहीं बता सकते। लेकिन बाकी जो मैचेस बचे हैं, राजन, आपके हिसाब से कौन जीतेगा और क्या स्कोर लाइन रहेंगे? मैं एक एक करके आपसे पूछता हूँ, आप बताइएगा कि क्या रहेगा। बेल्जियम पोर्चुगल, जो हमारे जब लोग देखेंगे, खैर ये रिकॉर्डिंग वीडियो कल जाएगी, तब तक मैच हो चुका होगा, लेकिन तभी भी आपके हिसाब से बेल्जियम पोर्चुगल स्कोर लाइन और कौन जीतेगा? स्कोर लाइन तो मैं नहीं बताऊंगा। मेरा, वो कहते हैं ना, जैसे दिल पोर्चुगल कह रहा है और दिमाग बेल्जियम कह रहा है। तो, कुछ भी तो हो किसकी सकता है। सुनना पसंद कर, कुछ भी हो सकता है। मैं चलिए अपने फ्रांस के स्विट्जरलैंड। लिए तो मैं चाहूंगा पोर्चुगल जीते, बट यू नेवर नो।
बिल्कुल। और फ्रांस स्विट्जरलैंड में फ्रांस ये फ्रांस। बिल्कुल। क्रोएशिया स्पेन में, मैंने स्पेन की जर्सी पहनी नहीं तो उसमें स्पेन चीख चीख के चिल्लाता है, लेकिन तो मेरे को भी लगता है स्पेन कभी को भी जीतना चाहिए। मेरे को लगता है स्पेन को जीतना चाहिए। क्रोएशिया की टीम में क्या कहते हैं, ओल्ड लेग्स हैं, और मेरे को लगता नहीं है। मेरे को लगता है स्पेन जो है बहुत ही डोमिनेट करेगा पोजीशन, जैसा कि अभी तक उसने ग्रुप स्टेजेस में करा है। और बिल्कुल पिछला गेम 5-0 से जीतने के बाद कॉन्फिडेंस भी होगा उनकी फ्रंट लाइन पे कन्वर्जन के लिए। बिल्कुल तो मेरे को लगता है बिल्कुल। स्पेन शुड विन इट। हाँ, स्वीडन यूक्रेन स्वीडन टफ मैच होगा बहुत, टफ लेकिन फिर होगा, भी टक्कर स्वीडन। का होगा। लास्ट टाइम हम भी यूक्रेन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, यूक्रेन और ऑस्ट्रिया के गेम के बारे में। बिल्कुल अगेन मेरे को लग मैंने यूक्रेन बोला था, बट ऑस्ट्रिया 1-0 से जीती। बहुत बराबर हाँ, का मैच था, जस्ट जीती। यूक्रेन मतलब हार्ड टू बीट टीम है, बट स्वीडन भी बहुत हार्ड टू बीट है। दोनों टीमों को बहुत ही हराना बहुत मुश्किल है। ये एक ऐसा गेम है जो मेरे को लगता है पेनल्टीज पे जा सकता है। यू नेवर नो, बट ज्यादा। ये एक ऐसा गेम है जिसमें 0-0 लिखा हुआ नजर आ रहा है मुझे। कल भी वैसे एक्चुअली ऑस्ट्रिया भी कोशिश कर रही थी कि इटली के हाँ साथ मैच पेनल्टीज में पहुंच जाए, बिल्कुल, वो ऑब्वियस सी बात है पेनल्टी में तो, क्योंकि फिर 50-50 हो जाता है ना एकदम। कोई बट भी जीत सकता है। और बट ऑस्ट्रिया ने जो गोल मारा था वो भी जबरदस्त गोल मारा था। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया ने, मेरे को उस गोल के बाद लगा था कि बहुत शायद बढ़िया कम गोल बैक कर था, ले, बिल्कुल बहुत बढ़िया गोल शायद। मारा था। डर डर गई थी इटली एक टाइम। और जर्मनी और इंग्लैंड रहा था, जर्मनी के साथ आपका पुराना वो भी रहा है, आपकी पुरानी फेवरेट टीम रही है एक टाइम पर, पुराना आपका रिश्ता रहा है जर्मनी। जर्मनी मेरी अभी भी मेरी जर्मनी को मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ। टूर्नामेंट्स में तो जर्मनी हमेशा अच्छा खेलती है, भले ही रशिया में नहीं खेली थी, कोई बात नहीं। बट इंग्लैंड और जर्मनी के जो मैचेस हुए हैं आज तक बड़े टूर्नामेंट्स में, फेमस रहे हैं बहुत। बिल्कुल इंग्लैंड ने 1966 में वर्ल्ड कप फाइनल में जर्मनी को हराया था, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद 50-56 डाउनफॉल रहा है। इंग्लैंड आज तक जर्मनी को किसी भी मेजर टूर्नामेंट के नॉकआउट राउंड में नहीं हरा पाई है। नहीं आना पाए, एक दो बिल्कुल बार ग्रुप बिल्कुल। गेम्स में शायद उन्होंने हराया है, मिले भी है, बट नॉकआउट राउंड में कभी नहीं हराया है। तो ग्रहण लग चुका है, आपको लगता है इंग्लैंड के हाँ। ऊपर? तो अब मेरे को अगर बेट करना होगा तो मैं इंग्लैंड पे करूंगा। मेरे को लगता है कि वो ये ग्रहण को तोड़ सकते हैं, क्योंकि एक रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। आज नहीं तो टू बी कभी ब्रोकन, रिकॉर्ड बिल्कुल टूटेगा ही। तो हो बिल्कुल। सकता है इस बार टूटे, क्योंकि जर्मनी का फॉर्म अच्छा नहीं है। 4-2 पोर्चुगल को भले ही हराया उन्होंने, बट वो एक एबरेशन था। उससे पहले बिल्कुल फ्रांस से आ रहे थे, और हंगरी ने भी लगभग हरा ही दिया था उनको, बिल्कुल जी जान लगाने के बाद जर्मनी ड्रॉ करके क्वालिफाई करा। तो जर्मनी भी बिल्कुल। बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं आ रहा है। जी इंग्लैंड की टीम काफी सॉलिड है। इंग्लैंड ने 3 क्लीन शीट्स लेकर आ रही है इंग्लैंड नॉकआउट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जर्मनी ने पोर्चुगल के अगेंस्ट भी 2 गोल खाए, हंगरी के अगेंस्ट भी 2 गोल खाए, और फ्रांस के अगेंस्ट तो 1 गोल खा के हारी है। तो जर्मनी के फॉर्म भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। सबसे बड़ा गेम है इनफैक्ट ये, मेरे को लगता है बेल्जियम और पोर्चुगल से भी बड़ा गेम है इंग्लैंड और जर्मनी। बिल्कुल वर्ल्ड वॉर 1 बिल्कुल वर्ल्ड वॉर 2 की तरह ब्रिटेन और जर्मनी आपस में भिड़ेंगे। और इस मेरे बार देखते हैं कौन जीतता है पर इसको। बिल्कुल जर्मनी मेरे को लगता है फेवरेट्स तो होगी, क्योंकि जर्मनी के पास एक्सपीरियंस है, इंग्लैंड को हराया है हर बार, जैसा कि हमने बोला नॉकआउट राउंड्स में। बट इंग्लैंड भी जीत सकता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो ब्लॉक बना है सेकंड ब्लॉक इंग्लैंड वाला, जी इंग्लैंड और जर्मनी में से जो जीतेगा उसके आगे का रास्ता बहुत आसान है कंपेयर टू दी। कंपेरेटिवली बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल मेरे को आसान। लगता है कि इंग्लैंड और जर्मनी के इस नॉकआउट राउंड में जो जीतेगा वो आगे फाइनल तक पहुंचने का बहुत अच्छा चांस है उसके पास। बिल्कुल कंपेरेटिवली बहुत आसान ब्लॉक है, और वो ब्लॉक हम लोग सबको दिखाएंगे भी कि किस हिसाब से वो ब्लॉक्स डिवाइड हुए हैं। और आखिरी मैच रहा नेदरलैंड्स और चेक रिपब्लिक। आपने नेदरलैंड्स कहा है कि उनके लिए आसान रहेगा, अगला मैच उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि अगर वो जीते तो डेनमार्क उनके सामने होगा, लेकिन फिर भी हो सकता है शायद चेक रिपब्लिक एक अच्छा कॉम्पिटिशन दे। बिल्कुल चेक रिपब्लिक टफ कंपटीशन दे सकती है। उनके जो फॉरवर्ड है, जो हमने लास्ट टाइम भी जिसकी बात करी थी, शिक की, है ना, बिल्कुल इज द सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर। मतलब फर्स्ट स्कोर टूर्नामेंट। रोनाल्डो है ही, उसके बाद जी शिक के 3 गोल्स हैं। स्वीडन के फोर्सबर्ग है, उनके भी 3 गोल्स हैं। लुकाकू के 3 गोल्स बिल्कुल हैं। चेक रिपब्लिक की टीम हमने देखा अच्छा खेल रही है। अगर कोई बड़ा अपसेट हो सकता है तो मेरे को लगता है वो यहाँ हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल कि नेदरलैंड्स बाहर हो सकती है।
बिल्कुल, इटली ने पहला अपसेट होने से बचा दिया टूर्नामेंट, बचा लिया अपने आप को, बिल्कुल, वरना बहुत बड़ा अपसेट होता। बहुत बड़ा अपसेट होता कल, और हो ही गया था लगभग, मजा आ रहा था, ऑस्ट्रिया लगभग कर देती। दूसरा बड़ा अपसेट अगर कोई है तो वो ये है, क्योंकि जो बाकी गेम्स हैं वो उसमें दोनों टीम्स बहुत स्ट्रांग है या दोनों टीम्स हल्की है, ऐसे आपके नॉकआउट राउंड्स फंस गए हैं। तो ये एक ऐसा मैच है जिसमें एक बड़ी टीम एक छोटी टीम के साथ है और छोटी टीम अपसेट कर सकती है। बिल्कुल, और मैं तो बड़ा खुश हूँ कल ऑस्ट्रिया से बाय द वे, क्योंकि डेविड अलाबा कप्तान उनके, रियल मैड्रिड उनको साइन कर चुका है, तो क्वालिटी हमें दिख चुकी है, हमें पता है एक और फ्री किक टेकर हमारे पास आ चुका है, तो बहुत ही जबरदस्त मैच होगा। और लास्ट सवाल राजन आपसे इसका, जो मैंने पिछली बार भी पूछा था, ये ग्रुप स्टेजेस जो आखिरी फेज था ग्रुप स्टेज का और राउंड ऑफ 16 का अभी तक जितना हुआ है, आपके हिसाब से अभी भी कौन इस टूर्नामेंट को जीतेगा? कोई चेंज, या अभी भी आपको लगता है कि आप फ्रांस के सपोर्टर है, या फ्रांस या जर्मनी में से दोनों एक जीत सकती है, लेकिन कुछ आप या तो कोई चेंज हो सकता है? अगर आप जो नॉकआउट राउंड के ब्लॉक्स बने हैं, तो जो पहला ब्लॉक है उसमें से बेल्जियम, पोर्चुगल और फ्रांस, इन तीनों में से कोई एक फाइनल तक पहुंचेगा, ऐसा लग रहा है। और जो नीचे का ब्लॉक बन रहा है उसमें इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड्स में से कोई पहुंचेगा। नीदरलैंड्स के चांस मेरे को कम लग रहे हैं, इंग्लैंड और जर्मनी में से ही किसी को पहुंचना चाहिए फाइनल तक। और अगर आप इन चारों टीमों में से मेरे को पूछोगे कौन जीतेगा, मैं अभी भी बोलूंगा फ्रांस। सबसे अच्छा स्क्वाड है फ्रांस, अभी तक फॉर्म में भी नहीं आई है, तो सोचो बिल्कुल, ये बात जब मैं वो बिल्कुल फॉर्म में आएगी, जब मोमेंटम आएगा फ्रांस की टीम में, तो उसे रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। जल्दी आ जाए, क्योंकि ज्यादा टूर्नामेंट बचा नहीं है, तो मोमेंटम आने की बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन आप कुछ टीमें जिनके ऊपर मैंने अपने दाव लगाए हैं, अब उनमें से एक डेनमार्क डेफिनेटली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डेनमार्क एज अ टीम, और जो पूरा उनका अनफॉर्चुनेट अभी तक का कंपटीशन रहा है क्रिस्टियन एरिक्सन के जाने के बाद, अलग ही पम्प्ड अप है। हो और सकता है, जिस और हिसाब से कल जिस कल ब्लॉक में है खेली है, डेनमार्क, जिस ब्लॉक में है डेनमार्क, बिल्कुल सेमीज तक पहुंचने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। बिल्कुल से चांसेस है। और मुझे लगता है अगर जर्मनी और इंग्लैंड में से जो भी आगे सेमीज में जाएगा, अब देखते हैं अगर पहले जाता है, लेकिन अगर चांसेस ज्यादा है उनके जाने के, तो डेनमार्क अगर वहां तक पहुंच गई तो उन दोनों को भी टफ कंपटीशन दे सकती है टूर्नामेंट के अंदर, बिल्कुल, इसलिए क्योंकि डेनमार्क के पास बहुत बढ़िया शेप में। इमोशनल सपोर्ट है, मोमेंटम है। 9 गोल मारे हैं टूर्नामेंट में अभी तक डेनमार्क ने, जिसमें एग्जैक्टली, से 8 तो पिछले 2 मैचेस में ही है। तो बिल्कुल। मोमेंटम, फॉर्म दोनों डेनमार्क की तरफ है। चलिए, अब देखते हैं कि क्या होगा इस टूर्नामेंट में। राजन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जो भी हमें देखेगा और सुनेगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है, तो आप हमें वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। राजन, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपसे फिर से मिलूंगा अगले वीक। काफी पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी, बिल्कुल लास्ट फेज चल रहा होगा टूर्नामेंट का, तो देखते हैं कि वो क्या इतना ही एक्साइटिंग रहेगा जितना ये लास्ट ग्रुप स्टेज फेज और अभी तक का जितना हुआ है नॉकआउट फेज उतना ही रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद राजन, बहुत मजा आया। थैंक यू तरुण, सभी दर्शकों को भी थैंक यू।